तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव इसकी प्रश्नावली 2.1 करेंगे। प्रश्न 1 हल कीजिए। भाग 1 करते हैं। इसमें दिया गया है 2 ऋण 3/5। बच्चों 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ऋण 3/5। अब इन दोनों भिन्नों के हर बराबर करने के लिए हम पहली भिन्न को 5 से गुणा कर लेते हैं। तो पहली भिन्न 2 × 5 बटा 1 × 5 लिखेंगे, माइनस दूसरी भिन्न ऐसे ही इसको आगे इस तरह लिखेंगे 2 × 5 = 10, 10/5 ऋण 3/5। अब हर बराबर हो जाते हैं तो इसको हम 10 ऋण 3/5 लिखेंगे। 10 ऋण 3 = 7, तो हमें उत्तर के रूप में 7/5 मिल जाता है। इसको हम बच्चों 1 सही 2/5 लिख सकते हैं। भाग 2 4 धन 7/8। बच्चों 4 को हम 4/1 लिखेंगे, धन 7/8। पहली भिन्न के अंश और हर को 8 से गुणा करेंगे तो यह 4 × 8 बटा 1 × 8 हो जाता है, धन 7/8। दूसरी भिन्न ऐसे ही, पहली भिन्न 32/8 हो जाती है, दूसरी भिन्न 7/8। अब हर बराबर हो गए तो इसको हम 32 धन 7/8 लिखेंगे, और 32 धन 7 39 होता है, 39/8। और बच्चों इसको हम 4 से ही 7/8 लिखेंगे, क्योंकि 39/8 यह विषम भिन्न है और इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे 4 से ही 7/8। भाग 3 3/5 धन 2/7। बच्चों यहाँ पर इन दोनों भिन्न के हर बराबर नहीं है। हम 5 और 7 का लघुत्तम समावर्त्य लेंगे। लघुत्तम समावर्त्य निकालने से यह 35 आता है। दोनों भिन्न के हर को बराबर करने के लिए पहली भिन्न के अंश और हर में 7 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न के अंश और हर में 5 से गुणा करने से, ऐसा करने से दोनों भिन्नों के हर बराबर हो जाते हैं, यह 35 हो जाते हैं। तो पहली भिन्न को हम 3 × 7/5 × 7 लिखेंगे और दूसरी भिन्न को 2 × 5/7 × 5 लिखेंगे। अब यह भिन्न 3 × 7 = 21 बटा 5 × 7 = 35, और दूसरी भिन्न 2 × 5 10 बटा 7 × 5 = 35 यह हो जाती है। इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे 21 धन 10/35। 21 धन 10 = 31 होता है, तो यह भिन्न 31/35 आ जाती है। भाग 4 9/11 ऋण 4/15। यहाँ पर हम लघुत्तम समावर्त्य लेंगे 11 और 15 का, जो कि 165 होता है। अब पहली भिन्न को हम इसके अंश और हर को 15 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न के अंश और हर को 11 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से दोनों भिन्नों के हर बराबर हो जाते हैं। 11 × 15 = 165 होता है, 9 × 15 = 135 होता है, 4 × 11 = 44 होता है। तो इस तरह से यह 135/165 ऋण 44/165 होगा। हर दोनों भिन्नों के बराबर हो गए 165। अब इसको हम 135 ऋण 44/165 लिख सकते हैं। 135 ऋण 44 = 91 होता है, तो यह 91/165 होगा। भाग 5 7/10 धन 2/5 धन 3/2। बच्चों यहाँ पर हम 10, 5 और 2 का लघुत्तम समावर्त्य लेंगे, जो कि 10 होता है। तो पहली भिन्न के हर में 10 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरी भिन्न के अंश और हर को हम 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से इसका हर 10 आ जाता है। तीसरी भिन्न के अंश और हर को हम 5 से गुणा करेंगे और ऐसा करने से इसका हर 10 हो जाता है। तो इस तरह से यह भिन्न 7/10, 4/10 और 15/10 हो जाती हैं। तीनों भिन्नों के हर बराबर हो गए।
तो हम इन भिन्नों के योग को 7 धन 4 धन 15 बटा 10 लिख सकते हैं। 7 धन 4 11 होता है, 11 धन 15 26 होता है, तो यह 26 बटा 10 हो जाता है। 26 और 10 दोनों 2 से विभाजित हो जाते हैं। 26 2 से विभाजित हो जाता है 13 आता है, और 10 2 से विभाजित करने पर 5 आता है, तो यह भिन्न 13 बटा 5 हो जाती है। और बच्चों 13 बटा 5 विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं 2 सही 3 बटा 5। भाग 6 करते हैं। 2 सही 2 बटा 3 धन 3 सही 1 बटा 2। बच्चों यह दोनों भिन्न मिश्रित भिन्न दी गई हैं, इनको हम इस तरह से लिखेंगे 3 गुणा 2 धन 2 बटा 3 धन 2 गुणा 3 धन 1 बटा 2। 3 गुणा 2 6 होता है, 6 धन 2 8 होता है, तो इसको हम 8 बटा 3 लिखेंगे पहली भिन्न को। धन दूसरी भिन्न को हम 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, 6 धन 1 बराबर 7 होता है, तो दूसरी भिन्न 7 बटा 2 हो जाती है। अब हम 3 और 2 का लघुत्तम समावर्त्य लेंगे जो कि 6 होता है। पहली भिन्न में हम अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न के अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे, तो यह 8 गुणा 2 बटा 3 गुणा 2 धन 7 गुणा 3 बटे 2 गुणा 3 हो जाता है। इसको हम आगे इस तरह से लिखेंगे 8 गुणा 2 16 होता है, 16 बटा 3 गुणा 2 6 धन 7 गुणा 3 21 होता है बटा 2 गुणा 3 बराबर 6। अब इन दोनों भिन्न के हर बराबर हो गए हैं, तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे 16 धन 21 बटा 6। 16 धन 21 37 होता है, तो यह 37 बटा 6 होगी। इस विषम भिन्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 सही 1 बटा 6। भाग 7 करते हैं। 8 सही 1 बटा 2 ऋण 3 सही 5 बटा 8। बच्चों इन मिश्रित भिन्नों को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 8 धन 1 बटा 2 ऋण 8 गुणा 3 धन 5 बटा 8। आगे इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 गुणा 8 16 होता है, 16 धन 1 बराबर 17 होता है, तो 17 बटा 2 ऋण 8 गुणा 3 24 होता है, 24 धन 5 बराबर 29 होता है, तो यह 29 बटा 8 होगी। तो 17 बटा 2 ऋण 29 बटा 8। अब यहाँ पर 2 और 8 का लघुत्तम समावर्त्य 8 होता है। पहली भिन्न को हम 4 से अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे, तो यह 17 गुणा 4 बटा 2 गुणा 4 लिखेंगे ऋण 29 बटा 8। दूसरी भिन्न को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, दूसरी भिन्न में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। 17 गुणा 4 68 होता है बटा 2 गुणा 4 8 होता है ऋण 29 बटा 8। दोनों भिन्नों के हर बराबर हो गए हैं। अब इसको हम 68 ऋण 29 बटा 8 लिख सकते हैं। 68 ऋण 29 39 होता है, 39 बटा 8। इस विषम भिन्न को हम 4 सही 7 बटा 8 लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। बच्चों अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में रखिए। पहले सबसे बड़ी भिन्न आएगी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। बच्चों यहाँ पर 3 भिन्न दी गई हैं, 2 बटा 9, 2 बटा 3 और 8 बटा 21। बच्चों इन तीनों भिन्नों के हर एक समान नहीं है। 9 3 और 21 हैं। हम 9 3 और 21 का लघुत्तम समावर्त्य निकाल लेते हैं। 3 से 9 को भाग देंगे तो 3 आता है, 3 से 3 को भाग देंगे 1 आता है, 3 से 21 को भाग देंगे 7 आता है, 3 से 3 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 लिखेंगे, 7 को 7 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, 7 को 7 से भाग देने से 1 आता है। तो इस तरह से लघुत्तम समावर्त्य 9 3 और 21 का 3 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 63 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहली भिन्न को हम 7 से गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न को हम 21 से गुणा करेंगे और तीसरी भिन्न को हम 3 से गुणा करेंगे, ताकि सबके हर तीनों भिन्नों के हर बराबर हो जाएं।
तो 2/9 को हम 2 गुणा 7/9 गुणा 7 लिख सकते हैं, और 2/3 को हम 2 गुणा 21/3 गुणा 21 लिख सकते हैं, और तीसरी भिन्न को हम 8 गुणा 3/21 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से पहली भिन्न 14/63 हो जाती है, दूसरी भिन्न 42/63 हो जाती है, और तीसरी भिन्न 24/63 हो जाती है। अब तीनों भिन्नों के हर बराबर हो गए हैं। अब हम तीनों भिन्नों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। इनके अंश को तुलना करेंगे। तो अंश को तुलना करने से हम कह सकते हैं कि 42 बड़ा है 24 से और 24 बड़ा है 14 से। तो हम कह सकते हैं कि 42/63 यह बड़ा होगा 24/63 से, और यह बड़ा होगा 14/63 से। अब बच्चों 42/63 यह भिन्न किसके लिए है? इसके तुल्य भिन्न क्या है? 2/3 है। 24/63 के तुल्य भिन्न 8/21 है, और 14/63 के तुल्य भिन्न 2/9 है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 2/3 बड़ा होगा 8/21 से, और यह 8/21 बड़ा होगा 2/9 से। तो इस तरह से हमने पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी भिन्न, और उसके बाद उससे छोटी भिन्न, इस तरह से इन भिन्न को लिख लिया है। यह इन तीनों भिन्न का अवरोही क्रम होगा। भाग 2 करते हैं। बच्चों यहाँ पर भिन्न दी गई हैं 1/5, 3/7 और 7/10। बच्चों 5, 7 और 10 का लघुत्तम समावर्तन निकालने से ज्ञात होता है कि यह 70 है। अब इन तीनों भिन्नों का हर हमने 70 बनाना है, तो इसके लिए हम तीनों भिन्नों के अंश और हर को गुणा करेंगे। पहली भिन्न के अंश और हर को 14 से गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न के अंश और हर को हम 10 से गुणा करेंगे, और तीसरी भिन्न के अंश और हर को हम 7 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से यह तीनों भिन्न 14/70, 30/70 और 49/70 हो जाती हैं। अब इन तीनों भिन्नों के हर बराबर हो गए हैं। तीनों भिन्नों की तुलना करने के लिए हम इनके अंश की तुलना करेंगे, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि 49 सबसे बड़ा है, 49 बड़ा है 30 से, और 30 बड़ा है 14 से। तो इसका मतलब यह हुआ कि 49/70 यह बड़ा होगा 30/70 से, और 30/70 बड़ा होगा 14/70 से। अब बच्चों 49/70 के तुल्य भिन्न 7/10 है, और 30/70 के तुल्य भिन्न 3/7 है, और 14/70 के तुल्य भिन्न 1/5 है। तो 7/10 यह भिन्न बड़ी होगी 3/7 से, और 3/7 यह भिन्न बड़ी होगी 1/5 से। तो इस तरह से हमने इन तीनों भिन्नों को घटते हुए क्रम में लिख लिया है। हम कह सकते हैं कि यह इन तीनों भिन्न का अवरोही क्रम होगा। प्रश्न 3, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? बच्चों यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, हमें पता लगाना है कि क्या यह एक जादुई वर्ग है। इसके लिए हमें प्रत्येक पंक्ति का योग निकालना होगा, प्रत्येक स्तंभ का योग निकालना होगा, और प्रत्येक विकर्ण का योग निकालना होगा। अगर यह सभी योग आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि यह एक जादुई वर्ग होगा। तो बच्चों हम पहले प्रथम पंक्ति का योग, द्वितीय पंक्ति का योग, तृतीय पंक्ति का योग निकाल लेते हैं। बच्चों प्रथम पंक्ति का योग 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 होगा। अब इनके तीनों भिन्नों के हर एक समान है, तो इस योग को हम 4 धन 9 धन 2/11 लिखेंगे। 4 धन 9 धन 2 15 होता है, तो यह योग 15/11
होगा। इसी तरह से हम द्वितीय पंक्ति का योग निकाल लेते हैं। यह 3/11 धन 5/11 धन 7/11 होगा और इसको हम 3 धन 5 धन 7/11 लिख सकते हैं और 3 धन 5 धन 7 15 होता है। यह योग 15/11 आ जाता है। तृतीय पंक्ति का योग 8/11 धन 1/11 धन 6/11 होगा। इसको हम 8 धन 1 धन 6/11 लिखेंगे। 8 धन 1 बराबर 9, 9 धन 6 बराबर 15, तो यह योग 15/11 आ जाता है। अब हम प्रथम स्तंभ का योग, द्वितीय स्तंभ का योग और तृतीय स्तंभ का योग ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों, प्रथम स्तंभ का योग 4/11 धन 3/11 धन 8/11 होगा। इसको हम 4 धन 3 धन 8/11 लिख सकते हैं। 4 धन 3 7 होता है, 7 धन 8 15 होता है, तो यह योग 15/11 आ जाता है। द्वितीय स्तंभ का योग 9/11 धन 5/11 धन 1/11 होगा। इसको हम 9 धन 5 धन 1/11 लिख सकते हैं और इसको आगे हम 9 धन 5 14 होता है, 14 धन 1 15 होता है, 15/11 योग के रूप में लिख सकते हैं। तृतीय स्तंभ का योग 2/11 धन 7/11 धन 6/11 होगा। इसको हम 2 धन 7 धन 6/11 लिख सकते हैं। 2 धन 7 9 होता है, 9 धन 6 15 होता है, तो यह योग 15/11 आ जाता है। अब हम दोनों विकर्णों का योग ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों, प्रथम विकर्ण का योग 4/11 धन 5/11 धन 6/11 होगा। इसको हम 4 धन 5 धन 6/11 लिख सकते हैं। 4 धन 5 9 होता है, 9 धन 6 15 होता है, तो यह योग 15/11 आ जाता है। अब हम द्वितीय विकर्ण का योग ज्ञात कर लेते हैं। यह 8/11 धन 5/11 धन 2/11 होगा और इसको हम 8 धन 5 धन 2/11 लिख सकते हैं और इसको हम 8 धन 5 13, 13 धन 2 बराबर 15, तो यह योग 15/11 आ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने यह देखा कि प्रथम पंक्ति का योग 15/11 है, द्वितीय पंक्ति का योग 15/11 है, तृतीय पंक्ति का योग 15/11 है। इसी तरह से प्रथम स्तंभ का योग 15/11 है, द्वितीय स्तंभ का योग 15/11 है और तृतीय स्तंभ का योग 15/11 है। प्रथम विकर्ण का योग 15/11 है और द्वितीय विकर्ण का योग भी 15/11 है। तो सभी पंक्तियों का योग बराबर सभी स्तंभों का योग बराबर सभी विकर्णों का योग। तो इस प्रकार यह एक जादुई वर्ग हुआ। क्या यह एक जादुई वर्ग है? हाँ, यह एक जादुई वर्ग है। चलिए प्रश्न 4 करते हैं। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कागज क्योंकि एक आयताकार होता है तो इसकी आकृति को हम जैसा कि यहाँ पर हमने बना ली है। यहाँ पर आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 दिया गया है, यह सेंटीमीटर में है, और चौड़ाई को 10 सही 2/3 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों, लंबाई एक मिश्रित भिन्न दी गई है 12 सही 1/2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 12 धन 1/2, 2 गुणा 12 बराबर 24, 24 धन 1 बराबर 25, 25/2 यह भिन्न हो जाती है। तो लंबाई 25/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी मिश्रित भिन्न दी गई है, यह 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। इसको हम 3 गुणा 10 धन 2/3 लिख सकते हैं। 3 गुणा 10 बराबर 30, 30 धन 2 बराबर 32, 32/3 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ पर लंबाई 25/2 और चौड़ाई 32/3 है। दोनों के हर बराबर नहीं है, दोनों के हर 2 और 3 है। 2 और 3 का लघुत्तम समावर्त्य 6 होता है
तो हम इस लंबाई को इस तरह से लिख सकते हैं 25 गुणा 3 बटा 2 गुणा 3, और चौड़ाई को हम लिख सकते हैं 32 गुणा 2 बटे 3 गुणा 2। ऐसा करने से बच्चों लंबाई और चौड़ाई जो दी गई हैं भिन्न के रूप में, इनके हर बराबर हो जाते हैं। लंबाई इस तरह से 75 बटा 6 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, और चौड़ाई को हम 64 बटा 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि परिमाप, आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, और लंबाई 75 बटा 6 है, धन चौड़ाई 64 बटा 6, धन लंबाई 75 बटा 6, धन चौड़ाई 64 बटा 6, क्योंकि हमने इन चारों भुजाओं को जोड़ना होगा। अब इस परिमाप को हम इस तरह से लिख सकते हैं 75 धन 64 धन 76 धन 64 बटा 6। अब बच्चों 75 धन 75 150 होता है, और 64 धन 64 128 होता है। तो यह योग 150 धन 128 बटा 6 हो जाता है। 150 धन 128 बराबर 278 होता है बटा 6। 278 और 6 दोनों को 2 से विभाजित करने के बाद यह भिन्न 139 बटा 3 हो जाती है, क्योंकि 2 को 278 से विभाजित करेंगे तो 139 आएगा, और 6 को करेंगे 2 से विभाजित तो 3 आएगा। अब बच्चों 139 बटा 3 विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यह 46 सही 1 बटा 3 होगी, और इस तरह से आयताकार कागज का परिमाप 139 बटा 3 सेंटीमीटर या 46 सही 1 बटा 3 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 5, दी गई आकृति में त्रिभुज ABE आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज्यादा है? तो पहले हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, और बच्चों यह तीनों भुजाएं 5 बटा 2 सेंटीमीटर, 3 सही 3 बटा 5 सेंटीमीटर और 2 सही 3 बटा 4 सेंटीमीटर हैं। तो इन तीनों भुजाओं का योग हमें ज्ञात करना होगा। 5 बटा 2 धन 2 सही 3 बटा 4 धन 3 सही 3 बटा 5। इन तीनों भिन्नों को हम इस तरह से लिखेंगे। पहली भिन्न ऐसे ही रहेगी, और दूसरी भिन्न को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 धन 3 बटा 4, और तीसरी भिन्न को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3 धन 3 बटा 5। अब यह 5 बटा 2 धन 4 गुणा 2 8, 8 धन 3 11, 11 बटा 4 धन 5 गुणा 3 बराबर 15, 15 धन 3 बराबर 18, 18 बटा 5। अब बच्चों यहाँ पर हम 2, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करेंगे। 2, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्त्य 20 होता है। तो बच्चों हमने इन तीनों भिन्नों का हर एक समान बनाना है, 20 बनाना है। तो इसके लिए हम पहली भिन्न को 10 से गुणा करेंगे, दूसरी भिन्न को 5 से गुणा करेंगे, तीसरी भिन्न को हम 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर हमें गुणा करने का मतलब अंश और हर दोनों से गुणा करना है। तो पहली भिन्न को हम 5 गुणा 10 बटा 2 गुणा 10 लिखेंगे। दूसरी भिन्न को हम 11 गुणा 5 बटा 4 गुणा 5 लिखेंगे। तीसरी भिन्न को हम 18 गुणा 4 बटा 5 गुणा 4 लिखेंगे। तो पहली भिन्न 50 बटा 20 हो जाती है, दूसरी भिन्न 55 बटा 20 हो जाती है, तीसरी भिन्न 72 बटा 20 हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों भिन्नों का हर बराबर हो गया है। 50 धन 55 धन 72 यह 177 होता है, और अब यह योग 177 बटा 20 हो जाता है। 177 बटा 20 इस विषम संख्या को हम 8 सही 17 बटा 20 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हमें 177 को भाग देना होगा 20 से। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 20 को 8 से गुणा करने से 160 मिलता है, और 177 ऋण 160 बराबर 17 होता है। तो 177 बटा 20 को हम 8 सही
17/20 लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज ABE का परिमाप 8 सही 17/20 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों हम आयत का परिमाप निकाल लेते हैं, आयत BCDE। तो इस आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग होगा। इस आयत की लंबाई BE जो कि 2 सही 3/4 है और चौड़ाई ED जो कि 7/6 है। तो परिमाप निकालने के लिए आयत का लंबाई को 2 बार जोड़ेंगे और चौड़ाई को 2 बार जोड़ेंगे। तो आयत BCDE का परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई 2 सही 3/4 और चौड़ाई 7/6 है। बच्चों 2 सही 3/4 को हम 4 गुणा 2 धन 3/4 लिखेंगे। 4 गुणा 2 8 होता है, 8 धन 3 बराबर 11 होता है। तो 11/4 धन 7/6 धन 11/4 धन 7/6। अब इस योग को ज्ञात करने के लिए पहले हमें 4 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य निकालना होगा जो कि 12 होगा। 4 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य 12 होगा। अब हम दोनों भिन्नों का 11/4 का और 7/6 का हर 12 बनाने के लिए 11/4 के अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे और 7/6 इस भिन्न के अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे। तो 11 गुणा 3/4 गुणा 3 धन 7 गुणा 2/6 गुणा 2 धन 11 गुणा 3/4 गुणा 3 धन 7 गुणा 2/6 गुणा 2। 11 गुणा 3 33 होता है बटा 4 गुणा 3 12 होता है धन 7 गुणा 2 14 होता है बटा 6 गुणा 2 12 होता है धन 33/12 धन 14/12। अब इन चारों भिन्नों के हर बराबर हैं। इस योग को हम इस तरह से लिखेंगे 33 धन 14 धन 33 धन 14/12। 33 धन 33 66 होता है, 14 धन 14 28 होता है। तो यह योग 66 धन 28/12 होगा। 66 धन 28 बराबर 94 होता है। तो यह योग 94/12 आ जाता है। 94 को 2 से विभाजित करें तो यह 47 आता है और 12 को 2 से विभाजित करें तो यह 6 आता है। तो बच्चों आयत BCDE का परिमाप 47/6 सेंटीमीटर होगा। 47/6 विषम भिन्न है। इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यह 7 सही 5/6 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों प्रश्न में पूछा गया है किसका परिमाप ज्यादा है। किसका परिमाप ज्यादा है इसको ज्ञात करने के लिए दोनों परिमाप को हमें तुलना करना होगा। बच्चों त्रिभुज का परिमाप 177/20 है और आयत का परिमाप 47/6 है। अब बच्चों इन दोनों को तुलना करने के लिए दोनों भिन्नों के हर को एक समान बनाना होगा। इसके लिए पहले हम 20 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य निकालेंगे जो कि 60 होता है। तो पहली भिन्न को हम इसके अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न के अंश और हर को 10 से गुणा करेंगे। तो बच्चों पहली भिन्न 177 गुणा 3/20 गुणा 3 हो जाती है और दूसरी भिन्न 47 गुणा 10/6 गुणा 10 हो जाती है। अब बच्चों 177 गुणा 3 यह 531 होता है। तो पहली भिन्न को हम 531/60 लिखेंगे और दूसरी भिन्न को हम 470/60 लिखेंगे। 47 गुणा 10 बराबर 470 होता है। तो दूसरी भिन्न 470/60 होगी। अब क्योंकि 531 बड़ा होता है 470 से तो हम कहेंगे कि 531/60 यह भिन्न बड़ी होगी 470/60 से। 531/60 का मतलब 177/20। 470/60 का मतलब 47/6। तो 177/20 बड़ा होगा 47/6 से। किसका परिमाप है? त्रिभुज ABE का परिमाप है। 47/6 किसका परिमाप है? आयत BCDE का परिमाप है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE का परिमाप बड़ा होगा
आयत BCDE के परिमाप से। तो बच्चों किसका परिमाप ज्यादा है? आयत का परिमाप ज्यादा है। प्रश्न 6, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छांट करनी चाहिए? बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि तस्वीर की जो चौड़ाई है यह 7 सही 3/5 है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुणा 7 धन 3/5। 5 गुणा 7 बराबर 35, 35 धन 3 38 होता है। तो यह चौड़ाई को हम 38/5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और यह भी दिया गया है कि चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की अधिकतम चौड़ाई 7 सही 3/10 होनी चाहिए। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की अधिकतम चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर दी गई है। इसको बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 गुणा 7 धन 3/10। 10 गुणा 7 बराबर 70, 70 धन 3 बराबर 73। तो यह 73/10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों तस्वीर की जो चौड़ाई है 38/5 है और चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की अधिकतम चौड़ाई 73/10 है। अब 38/5 और 73/10 इन दोनों भिन्नों के हर को एक समान बनाने के लिए हम पहली भिन्न के अंश और हर को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों पहली भिन्न को हम 38 गुणा 2 बराबर 76। पहली भिन्न को हम 76/10 लिख सकते हैं। दूसरी भिन्न 73/10 है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 76/10 बड़ा है 73/10 से। तो 76/10 का मतलब 38/5। यह बड़ा है 73/10 से। तो तस्वीर की चौड़ाई जो कि 38/5 है, यह तस्वीर की चौड़ाई ज्यादा है 73/10 से। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की अधिकतम चौड़ाई 73/10 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो तस्वीर है इसको थोड़ा काटना छाटना पड़ेगा। तो तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए, इसके लिए हमें तस्वीर की चौड़ाई जो कि थोड़ी सी ज्यादा है इसको घटाना होगा चौखट में जड़ने के लिए जो अधिकतम चौड़ाई है इससे। तो तस्वीर की काट छाट की जाने वाली चौड़ाई बराबर 76/10 ऋण 73/10। यहाँ पर 76/10 तस्वीर की चौड़ाई है क्योंकि तस्वीर की चौड़ाई 38/5 है और 38/5 को हम 76/10 लिख सकते हैं। अब इस व्यवकलन को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं। तो 76 ऋण 73/10, 76 ऋण 73 3 होता है 3/10। तो काट छाट की जाने वाली जो चौड़ाई होगी यह 3/10 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 7, रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, कितना हिस्सा ज्यादा था, कितना ज्यादा था? तो बच्चों रितु द्वारा सेब का खाया गया भाग 3/5 है और कहा गया है कि शेष जो सेब बचा हुआ है उसके भाई सोमू ने खाया। तो इसका मतलब सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग निकालने के लिए हमने पूरे सेब में से इसका 3/5 भाग को घटाना होगा, मतलब 1 ऋण 3/5 इसको ज्ञात करना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सोमू द्वारा सेब का खाया गया भाग बराबर 1 ऋण 3/5। अब बच्चों 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ऋण 3/5। 1/1 को हम इस तरह से लिखेंगे 1 गुणा 5/1 गुणा 5। अब ऐसा करने से दोनों भिन्नों के हर बराबर हो जाते हैं। अब इस अंतर को हम 5 ऋण 3/5 लिख सकते हैं। तो यह अंतर 2/5 आ जाता है। तो सोमू द्वारा सेब का खाया गया भाग 2/5 होगा। रितु ने जो सेब का भाग खाया है यह 3/5 है और सोमू ने जो सेब का भाग खाया यह 2/5 है। और बच्चों हम जानते हैं कि 3/5 बड़ा है 2/5 से, क्योंकि यहाँ पर हर एक समान है। तो हम अंश की तुलना करके यह बता सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है। 3 बड़ा है 2 से, तो हम कह सकते हैं 3/5 बड़ा है 2/5 से। और 3/5 भाग खाया है
रीतू ने। तो रीतू द्वारा सेब का खाया गया भाग ज्यादा होगा सौम्य द्वारा सेब के खाए गए भाग से। पहले भाग में पूछा है सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सेब का 2/5 भाग सोमू ने खाया। आगे पूछा गया है किसका हिस्सा ज्यादा था, तो इसका उत्तर रीतू का हिस्सा ज्यादा था। आगे पूछा गया है कितना ज्यादा था, तो कितना ज्यादा था के लिए इसके लिए हमें अंतर ज्ञात करना होगा रीतू और सोमू द्वारा खाए गए भाग से। तो यह अंतर 3/5 ऋण 2/5 होगा। हर बराबर है तो इस अंतर को हम 3 ऋण 2/5 लिखेंगे। 3 ऋण 2/5 बराबर 1/5। तो रीतू ने 1/5 भाग ज्यादा खाया। प्रश्न 8, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया? यह समय कितना ज्यादा था? तो बच्चों किसने ज्यादा समय कार्य किया, इसको ज्ञात करने के लिए हमें 7/12 इस भिन्न की तुलना करनी होगी दूसरी भिन्न से 3/4 से। कितना समय ज्यादा था इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों भिन्न का अंतर ज्ञात करना होगा। बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटाना होगा। तो पहले बच्चों हम दोनों भिन्नों की तुलना कर लेते हैं। एक भिन्न 7/12 है और दूसरी भिन्न 3/4 है। अब हम 12 और 4 का लघुत्तम समावर्त्य ले लेते हैं। यह 12 होता है। पहली भिन्न के हर में 12 है, दूसरी भिन्न के हर में 4 है। तो दूसरी भिन्न के हर को बराबर बनाने के लिए यानी कि 12 बनाने के लिए हम अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। पहली भिन्न ऐसे ही लिखेंगे 7/12, दूसरी भिन्न को हम 3 गुणा 3/4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से पहली भिन्न 7/12 और दूसरी भिन्न को हम 9/12 लिखेंगे। क्योंकि बच्चों 9 बड़ा होता है 7 से, तो हम कह सकते हैं कि 9/12 यह भिन्न बड़ी होगी 7/12 से। अब बच्चों 9/12 की जो तुल्य भिन्न है यह 3/4 है, तो हम कह सकते हैं कि 3/4 यह भिन्न बड़ी होगी 7/12 से। क्योंकि 9/12 बड़ा है 7/12 से, 9/12 को हम 3/4 लिख सकते हैं। तो 3/4 बड़ी होगी 7/12 से। 3/4 घंटे बड़े होंगे 7/12 घंटे से और 3/4 घंटे समय काम किया है वैभव ने और 7/12 घंटे इतने समय काम किया है माइकल ने। दोनों ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य किया है। माइकल ने 7/12 घंटे लिया है और वैभव ने उसी काम को करने के लिए 3/4 घंटे लिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वैभव के घंटे हैं यह ज्यादा हैं माइकल के घंटों से 7/12 से। तो वैभव ने ज्यादा समय तक काम किया माइकल की तुलना में। तो वैभव द्वारा लिया गया समय बड़ा है माइकल द्वारा लिए गए समय से, तो वैभव ने ज्यादा समय तक काम किया। अब प्रश्न में आगे पूछा गया है यह समय कितना ज्यादा था, तो इसके लिए हमें 3/4 घंटे को घटाना होगा 7/12 घंटे से। बच्चों 3/4 को हम 9/12 लिख सकते हैं ऋण 7/12 और इस अंतर को हम 9 ऋण 7/12 लिख सकते हैं। 9 ऋण 7 बराबर 2 होता है 2/12। 2 से 2 को विभाजित करेंगे तो 1 आता है और 2 से 12 को विभाजित करते हैं तो 6 आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैभव ने ज्यादा समय लिया और यह 1/6 घंटे ज्यादा समय होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।